हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 11 मार्च और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं वेरी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के बारे में हम देखेंगे। देन हाल ही में रोशनी नादर मल्होत्रा जो हैं ये चर्चा में रही हैं, इनके बारे में देखेंगे। देन हम चिले के बारे में देखेंगे, उसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस जो हैं उनके बारे में देखेंगे। देन तोरखाम बॉर्डर क्रॉसिंग जो है ये चर्चा में रही है, हम इसके बारे में देखेंगे कि ये किस रीजन में स्थित है और किन दो देशों के मध्य है। इसके साथ ही हम देखेंगे खैबर सेकंड मिसाइल सिस्टम जो है ये न्यूज में रही है, ये किस देश से संबंधित है। देन भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल सिस्टम के बारे में। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। With reference to very low Earth orbit, consider the following statements. यहाँ पर जो पृथ्वी की अत्यंत निम्न कक्षा है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है VLEO सैटेलाइट्स रिक्वायर कांस्टेंट थ्रस्ट टू काउंटर एरोडायनेमिक ड्रैग। सेकेंड स्टेटमेंट है दे ऑफर बेटर ऑप्टिकल रेजोल्यूशन कंपेयर्ड टू सैटेलाइट्स इन हायर ऑर्बिट्स। और थर्ड स्टेटमेंट है दे हैव अ लॉन्गर ऑर्बिटल लाइफ देन लियो सैटेलाइट्स बिकॉज दे आर क्लोजर टू अर्थ्स ग्रेविटी। और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है वेरी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स जो होती हैं या ये जो रीजन होता है इससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, जबकि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बिकॉज ये जो लियो सैटेलाइट्स होते हैं दे एक्चुअली हैव अ शॉर्टर नेचुरल ऑर्बिटल लाइफ, और स्टेटमेंट में ऐसा कहा गया है कि लॉन्गर लाइफ होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। Very low Earth orbit is a challenging but rewarding operational environment, and it exists within the outer fringe of the atmosphere up to 450 km. So the aerodynamic drag is high enough to slow a satellite down, causing it to lose altitude. So to stay in orbit, these satellites must use propulsion systems to provide a constant forward thrust that balances the drag. Simple physics dictates that being closer to the target allows for higher resolution. Satellites in VLEO can achieve the same or better resolution with smaller, lighter, and cheaper cameras than those in LEO or medium Earth orbit. ये जो very low Earth orbit satellites हैं, they actually have a shorter natural orbital life compared to low Earth orbit satellites if their propulsion fails. While a LEO satellite at 800 km might stay in orbit for decades after it dies, and a VLEO satellite will be dragged down by the atmosphere and burn up within weeks or months. So, this short life is actually a benefit for space debris management, but technically the orbital duration is shorter, not longer. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which women became the first Indian female to enter the overall top 3 richest individuals in India in 2026? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी महिला 2026 में भारत के 3 सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। आपके ऑप्शंस हैं सावित्री जिंदल, रोशनी नादर मल्होत्रा, फाल्गुनी नायर या फिर किरण मजुमदार शॉ।
आपको बताना है कि भारत के 3 सबसे धनी व्यक्तियों की जो सूची है उसमें शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये बन गई हैं रोशनी नदर मल्होत्रा। आप देख सकते हैं रोशनी नदर मल्होत्रा is the richest woman in India with a family wealth of 3.2 lakh crore. So she is the first Indian woman to break into the top 3 richest individuals in the country, trailing only Mukesh Ambani and Gautam Adani. सो ये जो इंडिया की टॉप 5 अगर हम बात करें रिचेस्ट पर्सन्स की तो उसमें फर्स्ट प्लेस पर है मुकेश अंबानी, सेकंड गौतम अडानी, थर्ड रोशनी नादर मल्होत्रा, देन फोर्थ पर है साइप्रस एस पुनेवाला और फिफ्थ प्लेस पर है कुमार मंगलम विरला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ज्योग्राफी ऑफ चिले। सो यहाँ पर जो चिली का भूगोल है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री लोकेटेड इन वेस्टर्न साउथ अमेरिका। और सेकंड स्टेटमेंट है द अटाकामा डेजर्ट लोकेटेड इन द नॉर्थ इज कंसीडर्ड द ड्राइएस्ट नॉन पोलर प्लेस ऑन अर्थ। थर्ड स्टेटमेंट है द कंट्रीज सेंट्रल वैली हैज अ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एंड इज द मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है चिली की जो ज्योग्राफी है उससे संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि चिली जो है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। आप देख सकते हैं सो रिसेंटली चिले काफी चर्चा में रहा क्योंकि चिले becomes the first country in the Americas to be verified by WHO for the elimination of leprosy। लेप्रोसी की बात करें तो इसको हैंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है और ये क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज होती है कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और ये प्राइमरली अफेक्ट करती है स्किन को, पेरिफेरल नर्व्स को, आईज को एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। So Chile's geography is unique due to its long, narrow shape and it is not landlocked. So it has a massive coastline along with the Pacific Ocean to the west and is bordered by Peru, Bolivia and Argentina. So to the south lies the Drake Passage. The Atacama Desert in northern Chile is globally famous for its extreme aridity, receiving almost no rainfall, which makes it the driest non polar region on the planet. So, the Central Valley provides a stark contrast to the desert north and the icy south, and its Mediterranean climate makes it high suitable for agriculture and viticulture. So consequently this region, which includes the capital city of Santiago, houses the vast majority of the country's population। सो आप ध्यान रखेंगे जो चिले की लार्जेस्ट सिटी या फिर कैपिटल है वो है सेंटियागो और यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है स्पेनिश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Torkham border crossing, recently seen in the news due to armed conflict, is located between which of these? सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में सशस्त्र संघर्ष के कारण खबरों में रहा जो तोरखम सीमा चौकी है वो निम्नलिखित
में से किन दो देशों के मध्य स्थित है या किन दो स्थानों के मध्य स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया एंड म्यांमार, आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ईरान एंड इराक, या फिर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। यहां पर आपको बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहा जो तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग है वो किन दो देशों के मध्य स्थित है। और ये जो रीजन है ये अभी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के कारण काफी चर्चा में रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये स्थित है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। आप देख सकते हैं द तोरखम border crossing is one of the most significant and busiest transit points between Pakistan and Afghanistan, and it is located along the Durand Line, the 2,640-kilometer border that Afghanistan has historically refused to recognize as an international boundary. So recently, Torkham has become a major flashpoint in the escalated conflict between the Pakistan Armed Forces and the Afghan Taliban. The tension arose from issues like border fencing and Pakistan's accusations that the Taliban provides safe havens for the Tehreek-e-Taliban Pakistan, and in response to alleged unprovoked aggression, Pakistan launched Operation Gajab-il-Haq, which included airstrikes reaching as far as Kabul. So the conflict has transitioned from intermittent skirmishes to a full-scale conventional military confrontation involving tanks and heavy artillery. So the UN has flagged Torkham as a critical area where civilian population are severely impacted by the hostilities. So this region is strategically sensitive and a prolonged war risks involving external powers like China or Russia, given the nuclear sensitive nature of the neighborhood and Pakistan's fragile economy and security situation. So Torkham remains a barometer for the state of bilateral relations between these two neighbors. सो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा जो तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग है ये स्थित है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Khyber Second missile is a long-range solid-fuel ballistic missile developed by which country? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो खैबर सेकंड मिसाइल है ये लंबी दूरी की ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। आपको बताना है कि किस देश के द्वारा विकसित की गई है। आपके ऑप्शंस हैं ईरान, रशिया, यूक्रेन या फिर इजराइल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसको विकसित किया है ईरान ने। आप देख सकते हैं Khyber Second missile is a long-range, solid-fuel ballistic missile developed by the Islamic Revolutionary Guard Corps of Iran. So recently, Iran claimed that IRGC used Khyber Second missiles to target the office of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and an Israeli Air Force Command Center. So the missile belongs to the Khorramshahr missile family and represents an advanced generation of Iran's missile system. So it has an approximate range of about 1450 kilometers, enabling strikes across much of the Middle East region. And it uses solid fuel technology, which allows faster launch preparation, easier storage, and improved mobility. सो ईरान को ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नाम से जाना जाता है और ये जो कंट्री है ये स्थित है वेस्ट एशिया में। ईरान अपना बॉर्डर शेयर करता है विद इराक टू द वेस्ट
Turkey and Azerbaijan and Armenia to the northwest, Caspian Sea to the north, Turkmenistan to the northeast, Afghanistan to the east, Pakistan to the southeast, and the Gulf of Oman and Persian Gulf to the south. और ईरान की जो कैपिटल या लार्जेस्ट सिटी है वो है तेहरान। इसको फाइनेंशियल सेंटर भी कहा जाता है ईरान का। बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the main objective of the BharatNet project? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो भारत नेट परियोजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं प्रोवाइडिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन टू डिफेंस फोर्सेस, सेकंड providing broadband connectivity to all gram panchayats in India, third in establishing 5G networks in metropolitan cities या फिर expanding digital banking services in rural areas। यहां पर आपको बताना है कि जो भारत नेट परियोजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल ग्राम पंचायत्स इन इंडिया। आप देख सकते हैं सो भारत नेट प्रोजेक्ट रिसेंटली हेल्प्ड expand optical fiber networks, 5G services, and a digital public infrastructure to over 2.15 lakh gram panchayats in India. So, it is a Government of India project aimed at providing broadband connectivity to all gram panchayats in rural areas. So, the objective is to provide open broadband access to telecom service providers such as mobile operators, internet service providers, cable television operators, and content providers. So, this supports services like e-health, e-education, and e-governance in rural and remote regions. तो ये जो भारत नेट प्रोजेक्ट है अगर हम इसके बारे में बात करें तो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से इसको लॉन्च किया गया था 2011 में। बाद में 2015 में इसी नेटवर्क को रीनेम किया गया एज भारत नेट प्रोजेक्ट and it is world's largest rural broadband connectivity program using optical fiber and also a flagship mission implemented by the Bharat Broadband Network Limited. ये जो प्रोजेक्ट है इसका फर्स्ट फेज ऑलरेडी 2017 में कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही जो इसका सेकेंड फेज और थर्ड फेज है वो अभी ऑनगोइंग है। बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding the precision strike missile recently seen in the news. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में समाचारों में देखी गई जो प्रेसिशन स्ट्राइक मिसाइल है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल and second it was developed by India to strike targets at long distances with high precision। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल है ये सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है। जबकि सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसको डेवलप किया गया है
फॉर द यूएस आर्मी बाय लॉकहीड मार्टिन, जो कि एक यूएस एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है। आप देख सकते हैं। सो द यूनाइटेड स्टेट्स यूज्ड प्रेसिशन स्ट्राइक मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग इट्स ऑनगोइंग वॉर विद ईरान, यूएस सेंट्रल कमांड सेट रिसेंटली। सो प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल ये जो है ये एक सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है टू स्ट्राइक टारगेट्स एट लॉन्ग डिस्टेंसेस विद हाई प्रिसिशन, and it is being developed and manufactured primarily for the US Army by Lockheed Martin. It entered US service in late 2023 and it features an open system architecture and a modular design. So it is launched from existing artillery platforms including M142 high mobility artillery rocket system and the M270A2 multiple launch rocket system. So the missile uses solid rocket propellant and advanced navigation systems including GPS and inertial guidance to hit targets accurately over long distances even in challenging weather conditions. और इसका जो रेंज है वो है एटलीस्ट 500 किलोमीटर। सो इट हैज अ हाइपरसोनिक class ballistic trajectory that can even be integrated with satellites, drones, and radar systems. So it is equipped with an insensitive munitions energetic payload designed to reduce the risk of accidental detonation. सो आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रही जो प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल है ये संबंधित है यूएसए से। तो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।